हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करने से पहले वापस मैं आपको नोटिफाई कर देता हूँ कि जिसने भी टेक्स्ट बुक्स नहीं इशू करी वो जल्द से जल्द करते हैं। आप ही का फ़ायदा है, घर पे बैठ के आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा ढंग से समझ आएंगे। बाकी मैं समझा तो आपको हर चीज़ दूंगा, एक एक लाइन ढंग से समझा दूंगा। 6 दिन में हमने 4 पेज करे हैं, इसका मतलब ये है कि हम हर कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको अज्यूम करा के डायग्राम बनवा बनवा के इतना ढंग से समझा दूंगा कि आप इस पूरे चैप्टर के क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में सीख जाओगे, है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कल के दिन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि जब कोई किसान या फिर कोई सा भी छोटा मोटा किसान जब अपने खेत में हाथों से सीड्स को स्कैटर करता है ना, पूरे उसमें स्प्रेड करता है, पूरे उसकी फील्ड में जहाँ पे भी हर जगह स्प्रेडिंग करने को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। सीड ड्रिल के बारे में हमने सुना पढ़ा था कि कैसे सीड ड्रिल के फनल में हम लोग सीड्स को डालते हैं और वो रॉ में, एक ही रॉ में अलग अलग डिस्टेंस पे सही डिस्टेंस के साथ में सही रॉ में आके बराबर जम के गिर जाते थे। इसको सीड ड्रिल कहते थे मशीन को। फिर हमने सीडलिंग के बारे में पढ़ा था और ट्रांसप्लांटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है ना। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिटेल में ये बता देता हूँ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फिर अपन डीप में चलेंगे। एक काम करते हैं, इस पेज को बिल्कुल थोड़ा सा इधर साइड में खिसका देते हैं, इसको भी इधर साइड में खिसका देते हैं ताकि अपन ढंग से समझ पाए, है ना। एक बार समझ जाएंगे ना, उसके बाद में आपको डाउट नहीं रहेगा। पेंसिल ले लेते हैं। ये इरेज कर दिया, पेंसिल को ले लिया। चलो ठीक है, मैं अभी आपको ढंग से समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। देखो क्या होता है कि जो अपनी खेत होते हैं ना, किसान जो खेती वेती करता है ना, तो अपन लगातार पूरे साल में लगातार खेती होती रहती है। पहले रबी क्रॉप्स के सीजन में, बाद में खरीफ क्रॉप के सीजन में। तो लगातार क्रॉप को लगाने से, क्रॉप के प्रोडक्शन से क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो तो फिक्स होता है ना, कि सॉइल में इतना न्यूट्रिशन था, वो धीरे धीरे रीगेन करता है ना। तो जैसे जैसे अपन क्रॉप्स लगाते हैं तो सॉइल के अंदर से जो न्यूट्रिशन होता है वो क्रॉप्स लगातार लेता रहता है ना। तो ऐसे लगातार लेते लेते एक ऐसा टाइम आता है जब सॉइल के अंदर जितना में न्यूट्रिशन होता है वो पूरा खत्म हो जाता है ना। सॉइल को थोड़ा टाइम चाहिए होता है ताकि वो रिगेन कर सके, है ना। ये टाइम नहीं मिल पाता है। तो किसानों ने क्या किया, दो चीजें बनाई। किसानों ने तो नहीं, मतलब कि अपन बढ़ाने के लिए दो चीजें बनी गई है। सबसे पहला है मैन्योर। मैन्योर, ठीक है। और दूसरा है फर्टिलाइजर। देखो दोनों चीजें तो सेम है, दोनों का जो काम है ना, फंक्शन सेम है। कि क्या होता है, ये दोनों जो चीजें है ना, ये इसलिए बनाई गई है ताकि हम बाहर से सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकें, है ना। हाँ, इन दोनों से क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है। राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इस पैड पे लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, आप सब समझ सकते हो। कॉपी पे लिखने से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस पैड पे लिख पाना ना। तो सॉइल को न्यूट्रिशन मिलता है, सॉइल को न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो अपनी क्रॉप्स को मिलेगा, न्यूट्रिशन क्रॉप्स खींच लेगी, तो क्रॉप्स और बेटर ग्रो हो पाएगी, है ना। लगातार इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, वरना सॉइल का न्यूट्रिशन एक टाइम पे खत्म हो जाता है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर को यूज़ किया जाता है ना। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझा देता हूँ आपको। देखो जो क्रॉप, जो मैन्योर होता है ना, ये जो मैन्योर है ना, मैन्योर इज अ मैन मेड, मैन मेड न्यूट्रिशन फॉर सॉइल। इसमें क्या होता है कि जो डंग ऑफ कैटल्स, डंग ऑफ कैटल्स को यूज किया जाता है जो उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। चलो मैं आपको ढंग से समझाता हूँ कैटल क्या चीज होती है। देखो कैटल वो चीज होती है, हर वो ऐसी चीज, हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि कोई चीज चरता है। चरना जानते हो ना, जैसे कि अपनी गाय भैंस होती है, ये घास वास चरती रहती है, जो भी लीव्स होती है वो सब चरती रहती है ना। तो इससे फायदा क्या होता है, देखो अब मान लो एक अपने पास ये है, एक भैंस का, एक बफेलो का और काऊ का, किसी का भी ये स्टोमक है, ठीक है। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने खाया, ग्रासेस खाई, ठीक है। इसके बाद इसने खाया पालक,
है ना। इसके बाद इसने खाया नीम, नीम का पत्ता। आप जानते हो ग्रासेस में अपना न्यूट्रिशन होता है, पालक बहुत न्यूट्रिटिव होता है, नीम जो है उससे भी ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। तो इन सब का न्यूट्रिशन जो इसके पास आया, इसने जो हर चीज खाई, इस सब का मिक्सचर, है ना, प्लस ये तीनों का मिक्सचर जाके जो बनेगा ऐसा, ये मान लो कितना न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि इन तीनों का न्यूट्रिशन एक के अंदर बन रहा है, जो कि ये बाहर निकाल देती है, जो कि होता है हमारा गोबर, जिसको क्या बोलते हैं, डंग, है ना। ये गोबर में बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि जो भी घासें वगैरह जो भी ये चीज चरते हैं ना, देखो ग्रीन प्लांट्स जो भी होते हैं वो सारे बहुत न्यूट्रिटिव होते हैं ना। आप सब मानते हो, आपकी मम्मी पापा सब बोलते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाया करो, क्योंकि उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है ना। तो ये जो गाय होती है वो तो सिर्फ ये चीजें खाती है, वो तो है ना कोई नॉन वेजिटेरियन खाती, नॉन वेज कुछ नहीं खाती है। तो ये जो भी है, जो भी ऐसी चीजें चरने वाले होते हैं ना, इन सब का जो गोबर होता है वो बहुत न्यूट्रिटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर सबका मिक्सचर होता है ना, लगातार मिक्स होता रहता है और जाके गोबर निकलता है ना। तो जब इसको अपन सॉइल में डालते हैं, है ना, सॉइल में डालते हैं, सॉइल से मिलता है न्यूट्रिशन, सॉइल के पास सॉइल को मिलता है न्यूट्रिशन, सॉइल को न्यूट्रिशन मिलेगा, प्लांट्स ये एब्जॉर्ब कर देंगे, है ना, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर देंगे तो वो और बेटर बन जाएंगे, है ना। ये पूरा सिस्टम होता है, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है अपने पास में फर्टिलाइजर्स, दूसरा है अपने पास में फर्टिलाइजर्स। ये होता है आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली फैक्ट्री मेड, फैक्ट्री मेड न्यूट्रिशन फॉर सॉइल। आर्टिफिशियली फैक्ट्री मेड न्यूट्रिशन ये होता है कि अलग अलग जो भी न्यूट्रिटिव चीजें होती है उसको केमिकल के साथ मिक्स करके, केमिकल के साथ में मिक्स करके सॉइल में डाल दिया जाता है, जो कि सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और अपनी क्रॉप्स और बढ़िया हो जाती है ना। अब आप सोचो, मतलब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में से कौन सा बढ़िया होता है। देखो, अगर अपन एक नॉर्मल एस्पेक्ट ले, है ना, एक नॉर्मल तरीके से सोचे, तो मैन्योर बहुत सी चीज होती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल का होता है, उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, जो भी होता है बहुत सही होता है। फर्टिलाइजर्स के अंदर अपन केमिकल्स वगैरह मिक्स करते हैं, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता रहता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का क्या काम है, केमिकल्स अपन क्यों डालते हैं, किसी भी चीज को जल्दी से बढ़िया से, मतलब बहुत अच्छा हो जाए ना, इसीलिए केमिकल को मिक्स करते हैं, वरना तो मैन्यूर यूज कर लेते। तो इससे क्या होता है, अपनी क्रॉप जो होती है ना, स्टार्टिंग की क्रॉप्स वगैरह तो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, बहुत अच्छे से ग्रो करती है, बहुत सारा ग्रो करती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है जब ये साइड इफेक्ट्स की वजह से जो अपनी सॉइल है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रिशन लेने लायक ही नहीं रहती, बहुत ही खराब हो जाती है सॉइल की हालत, ये फर्टिलाइजर्स को यूज कर करके। और जो केमिकल होता है वो अपने प्लांट्स में जो भी क्रॉप्स हो उससे अपने बॉडी में आएगा और अपनी बॉडी को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन एक एज ए किसान अगर आप सोचो, तो किसान क्या चाहता है कि उसका जो माल है, उसका जो वो उगा रहा है, वो सबसे बेस्ट हो, है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी हो उसकी, और जो लोगों के पास पहुंचे वो सबसे ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। तो वो काम कौन कर सकता है, अगर वो मैन्योर लेने जाएगा, गोबर लेके आए, बहुत सारा गोबर लाना पड़ेगा उसको, बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेबर लगेगा, और जो ईल्ड आएगी ना, उसकी ईल्ड का मतलब होता है क्वालिटी, जो भी अपन क्रॉप उगा रहे हैं ना उसकी क्वालिटी, तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो फर्टिलाइजर से तो कम ही होगी, है ना। जो मैन्योर प्रोवाइड करेगा उससे तो फर्टिलाइजर ही ज्यादा करेगा। तो किसान जो सोचता है वो तो फर्टिलाइजर के लिए सोचेगा, है ना। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बढ़िया है वो एस्पेक्ट तो अपन नहीं सोच सकते, लेकिन अगर अपन बहुत टाइम के लिए इन्वायरमेंट की तरफ से सोचे कि इन्वायरमेंट के लिए कौन सा बढ़िया है, तो मैन्योर बढ़िया है। किसान के लिए सोचे कि किसान की जिंदगी कैसे बीतेगी, तो उसके लिए फर्टिलाइजर अच्छा है। उगा तो किसान ही रहा है ना, तो वो तो फर्टिलाइजर ही सबसे ज्यादा यूज करेगा ना, है ना। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेटर है वो तो किसान पे छोड़ देते हैं। अभी अपन चैप्टर में आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। ये तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, अगर आप समझ चुके होंगे ना कि क्या होता है। अब अपन इस चैप्टर का पढ़ते हैं कि चैप्टर क्या बोलता है अपन को। इन सबको मिटा दो ना। अरे कभी कभी होता रहता है, इसके अटक जाता है ना माउस वगैरह, तो ऐसा हिलता रहता है ये। एक सेकेंड, ये सब मिटा लेने दो मेरे को ना। चीज समझ गए ना आप। ऐसे अपन डायग्राम बना बना के एक एक चीजों को लिख लिख के मैं आपको इतना ढंग से समझाऊंगा कि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, और इन सब को आप ना समझ रहे हो, रट नहीं रहे हो किसी भी चीज को।
अब अपन बुक की लाइंस को पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। अब इन सबको वापस अपनी अपनी जगह पे ले आते हैं। है ना। चलो वापस अब बुक की लैंग्वेज पढ़ना चालू करते हैं ना, बुक क्या बोलती है। एप्लीकेशंस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स ऑब्टेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सब जानते हैं कि जो अपना सॉइल को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो सॉइल से मिलता है, मतलब क्रॉप को जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से, सॉइल से मिलता है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन सक्सेशन रेंडर्स द सॉइल डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट्स, दिस रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड। देखो एक चीज बता देता हूँ, सक्सेशन का मतलब होता है कि लगातार किसी भी चीज को अगर अपन लगातार करते हैं ना तो उसको सक्सेशन बोलते हैं ना। रेंडर्स का मतलब होता है कम करना, मतलब रेंडर्स का मतलब होता है एक तरफ से कोई कारण। तो जब अपन कंटिन्यूसली ग्रोथ कराते हैं, कंटिन्यूसली अपन क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा, ये एक कारण बनेगा हमारे सॉइल में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। दो वर्ड होते हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ जो कि आपको फ्यूचर में काफी काम आएंगे, है ना। तो पहला वर्ड है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज की कमी होना। और दूसरा होता है सफिशिएंट, है ना। इसका मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, है ना। कि किसी चीज कमी पड़ रही है ना तो अपन डेफिशिएंट वर्ड यूज करेंगे, और जो चीज अपने लिए मतलब कि पर्याप्त, मतलब कि इतना काफी है ना, जो इनफ चीजें होती है ना, वो आता है सफिशिएंट में, है ना। ये दो वर्ड्स होंगे जो आपको फ्यूचर में काफी परेशान करेंगे, तो अभी मतलब समझ लो। आगे है दिस रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड। यील्ड का क्या मतलब होता है, यील्ड वर्ड मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। ये जो यील्ड वर्ड है, यील्ड का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ क्रॉप, क्रॉप की क्वालिटी कैसी है उसको बोलते हैं यील्ड। तो जो अपन कंटिन्यूस ग्रोइंग कराते हैं ना, तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में वो कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ जाती है, और ये क्रॉप की यील्ड को कम कर देता है, जो क्वालिटी है ना उसको कम कर देता है ना। ये this problem can be overcome if the fields are left uncultivated or fallow for some time, है ना। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम को ना हम किस बहुत टाइम तक अगर क्रॉप्स को उगाना बंद कर देना तो ये वाला प्रॉब्लम हट सकता है। फैलोइंग इज द मेथड ऑफ allowing land to naturally regain the nutrient is to leave land free for one or more seasons. The dead plants, animals and other organic matter that collected on the field are decomposed by microorganisms. Therefore, the nutrients are returned to the soil, है ना। अब क्या था कि देखो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फेलोइंग। कौन सा, ये वाला फेलोइंग। ये फेलोइंग का क्या मतलब होता है कि अगर अपन क्रॉप, अपना जो सॉइल है ना उसको थोड़ा टाइम प्रोवाइड करें, जैसे कि 1 से 2 सीजन, मतलब कम से कम 1 से 1.5 साल तक का टाइम अगर हम उसको प्रोवाइड करें सॉइल को, तो सॉइल धीरे धीरे अपने आप से न्यूट्रिएंट्स को रीगेन कर लेगी। रीगेन मतलब अपने आप को वापस से उन न्यूट्रिएंट्स के लिए सफिशिएंट कर लेगी, और बाद में क्रॉप्स को देंगे, क्रॉप्स को लगातार न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा तो क्रॉप्स भी ग्रो करेंगी। लेकिन आप खुद सोचो, एक किसान जो है ना, एक किसान के लिए अगर 1 या 2 सीजन तक, वो 1 से 1.5 साल तक क्रॉप्स ही नहीं उगाएगा तो वो खाएगा पिएगा क्या, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, वो क्या खाएगा पिएगा ना। तो ये वाला मेथड काफी खराब सा है, इस वाले मेथड को यूज नहीं कर सकता एक फार्मर। होता तो ये बहुत सा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है, और इफेक्टिव भी होता है, लेकिन एक फार्मर ये बहुत मुश्किल होता है। Since fields cannot be left uncultivated because of economic reasons, farmers have been adding certain substances to the soil to replenish the soil with nutrients. And another method to overcome the problem of soil deficiency is called
mixed cropping. The practice of growing of two or more crops simultaneously on the same piece of field is known as mixed cropping. It is an age-old practice in our country. Farmer used to mix the seeds of two crops and sow in the field. The crops are chosen in such a way that the products and waste materials from one crop help in the growth of the other crop. For example, if a cereal crop such as wheat is grown along with a leguminous crop such as pulse, then the uptake of nitrogen from the soil by cereal is compensated by the addition of nitrogen in the soil by nitrogen fixing legume. देखो, एक और मेथड होता है जिसका नाम है क्रॉप फिक्सिंग। अब ये चीज समझाने के लिए मेरे को आपको वापस से इसको साइड में करना पड़ेगा, है ना। साइड में करके इसको मिटा देते हैं, ताकि एक बहुत अच्छा सा प्रोसेस है जो कि अभी आपके 8th या 9th में भी नहीं आएगा, 10th के अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली आएगा। अभी से समझ ले, है ना। एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक्स है ना, फिक्सेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स होती है जिनको अपने जो भी प्लांट्स है ना, जो भी अपना बॉडी पार्ट है ना, प्लांट्स को अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है ना। तो क्या होता है, कुछ जो एक मिनट, इसका कलर क्या है, ब्राउन कलर ही, चलो ये ठीक है, ये लेते हैं। अब मान लो ये है अपनी जमीन, है ना, ये है अपना जमीन। इसके ऊपर अपन ने अपना वो लगाया, इसमें आया अपना बड़ा सा प्लांट आया, अपना क्रॉप आया, क्रॉप की स्टेम्स निकली, अपना क्या रूट्स निकली, ऐसे रूट्स आई। अब ये रूट्स के ऊपर, है ना, ये रूट्स के ऊपर ना एक ऑर्गन जैसा, एक उसका ऑर्गन ही मान सकते हो, छोटे छोटे ऐसे लेग्यूम्स नाम की चीज होती है ना। लेग्यूम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन होता है ना, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर जो भी नाइट्रोजन होता है, ये इसको कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि आपने 7th या फिर 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो लीव्स होती है ना अपने प्लांट की, उसके ऊपर क्लोरोफिल नाम का ऑर्गन होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, लगातार जो भी सन की लाइट्स होती है ना, उसको कैप्चर करता है और स्टोर करके रखता है, जो कि बाद में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है ना। तो उसी हिसाब से जो दूसरे प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो उनके रूट्स में लेग्यूम्स नाम के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन तो नहीं बोल सकते, लेग्यूम्स नाम के पार्ट्स होते हैं उसके रूट पे, जो क्या काम करते हैं, इस नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं, है ना, और अपना काम चलाते हैं। अब ये नाइट्रोजन इसके पास आएगा कैसे, अब इसके अलावा जो सीड्स होते, सीरियल्स मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो भी अपना गेहूं चावल वगैरह होते हैं ना, ये सारे चीजें जो भी होते हैं ना, सीरियल्स में आती है, जो अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना। अब मान लो अपन ने सीरियल्स लगाए, सीरियल्स उगा, है ना, सीरियल्स के यहाँ से रूट्स वगैरह निकले। अब सीरियल्स में क्या होता है, इनका जो नाइट्रोजन होता है ना, इनको नाइट्रोजन का किसी का काम नहीं होता, तो इनके पास जो भी नाइट्रोजन आता है ना, वो नाइट्रोजन को ये एज अ वेस्ट सॉइल में छोड़ देते हैं, है ना, सॉइल में छोड़ देते हैं, तो ये जाके मिल जाता है, ये जाके इसमें कैप्चर हो जाता है और ये अपना काम चला लेता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि एक साथ, क्रॉपिंग का क्या मतलब है, एक सीजन में अपन क्या हमेशा एक ही क्रॉप लगाते हैं, जैसे खरीफ सीजन में अपना गेहूं चल रहा है तो सिर्फ गेहूं को पूरे में फील्ड में लगा दे, जब चावल का है तो चावल को पूरे लगा दे। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर ये होता है कि अपन बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को एक साथ लगाएंगे, जिसकी वजह से जो एक एक जो भी अपना क्रॉप होगा ना, उसका जो भी वेस्ट है ना, वो दूसरे क्रॉप के लिए फायदेमंद बन जाए। अब इसका नाइट्रोजन एज अ वेस्ट निकाल दिया इसने, जो किसको ग्रोथ में मदद करने लगा, लेग्यूमिनस प्लांट्स की। ठीक है, समझ गए, ये इतना सा प्रोसेस था मिक्स्ड क्रॉपिंग का। अब इसके आगे के कल के चैप्टर में, चलो मिटा देता हूं मैं इसको पूरे को, आज के लेक्चर को अपन यही ओवर करते हैं, कल के लेक्चर में अपन आगे बढ़ेंगे, क्या चीजें पढ़ेंगे, हाँ, जो भी मैन्यूअर के बारे में और फर्टिलाइजर्स के बारे में अपन ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे कि होता क्या है, इसका कंटेंट क्या है, ये कैसे बनता है, कैसा अच्छा होता है, बुरा होता है, हर चीज अपन जानेंगे कल के लेक्चर में। मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स के लिए होगा अपना कल का क्लास। तो आज यही खत्म करते हैं,
तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। सारी वीडियोस को लगातार देखते रहना ना पूरा का पूरा।